हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम विज्ञान का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 30 डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी साइंस की बुक है उससे लिए गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि अब जो नया सिलेबस होगा वो होगा 6वीं से लेकर 10वीं तक का सिलेबस। और 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी जो हमारे एमपी में भी आ चुकी है, इन्हें पढ़ना जरूरी है। तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट अगर रेगुलर लगाते हैं, पर डे 9 से 9:30 बजे अपलोड होता है, तो कम से कम पर डे 30 क्वेश्चन तो हम लगाएंगे और साथ में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कम से कम 150 क्वेश्चन आप पर डे याद कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार जब तक एग्जाम नहीं जाता तब तक ये सीरीज चलते रहेगी और मैक्सिमम चीज़ें आप सीखते रहोगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं आज का। और ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 241वें नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं 240 नंबर तक के हम इससे पहले के लेक्चर में करा चुके हैं। तो आज के लेक्चर का ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि 241वें नंबर का, कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ जाति, दूसरा ऑप्शन है नस्ल, थर्ड ऑप्शन है परिवार और फोर्थ ऑप्शन है क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, की जो वैज्ञानिक वर्गीकरण जिसको हम टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? नस्ल होती है, ये हमें याद रखना है। और वर्गीकरण का जो नियम है, मतलब किसने वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है। अगर हम बोल दें कि वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। नाम याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक माना जाता था और जनक माना जाता है। और इन्होंने कब ये नियम दिया था? तो 1753 में। याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस वर्गीकरण के जनक है और 1753 में इन्होंने यह नियम दिया था। और हम ये बोल सकते हैं कि ये नस्ल के आधार पर, हम ये बोल सकते वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो नस्ल के आधार पर होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और जो द्विनाम पद्धति होती है, ठीक है, द्विनाम पद्धति जो होती है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं वंश का नाम और उसके बाद जाति का नाम। जैसे होमोसेपियंस तो लिखते हैं, ठीक है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, तो जो होमो है वंश का नाम है और जाति का नाम है सेपियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 252। ठीक है, 242वां। तो यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन है ये भी, कि धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, जो धात्विक गुण है बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम से बेरियम तक, सॉरी अधात्विक है ना, अधात्विक गुण बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम से बेरियम तक। सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम से सीजियम तक। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन से सेलेनियम तक। और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम से क्लोरीन तक। ठीक है, तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, कुछ इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल हो जाएगा, जिसे आवर्त सारणी कहा जाता है। तो ये झिकझैक लाइन होती है। ठीक है, झिकझैक लाइन में इस साइड होते हैं धातु और इधर होती है अधातु। मतलब हम जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? धात्विक गुण, अधात्विक गुण क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। पर अब हमें ये पता होना कि इधर साइड कौन सी धातु होती है, तो इधर होती है सोडियम। ठीक है, सोडियम से इधर आगे चलते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? क्लोरीन तक। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कि आधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और जो सोडियम है वो एस ब्लॉक का तत्व है, क्लोरीन पी ब्लॉक का तत्व है। अगर हम वर्ग की बात करें तो सोडियम प्रथम वर्ग में आता है, सोडियम प्रथम वर्ग में आता है और क्लोरीन 17वें वर्ग में आती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 253। ठीक है, 243 की 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 10 की घात -10, सेकंड ऑप्शन है 10 की घात -9, थर्ड ऑप्शन है 10 की घात -11 और फोर्थ ऑप्शन है 10 की घात -8। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। पर 10 की घात -9, ठीक है, मीटर के बराबर होता है क्या? 1 नैनोमीटर, ये आपको याद रखना है। और 10 की घात अगर 10 की घात देखो, 10 की घात -9 मीटर अगर हम लिखें तो ये क्या होता है? 1 नैनोमीटर। 10 की घात अगर -6 लिखे तो इसको बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। 10 की घात -12 लिखते हैं तो इसे कहा जाता है 1 पिकोमीटर। और 10 की घात -15 लिखा जाता है तो इसे हम बोलते हैं 1 फेक्टोमीटर। और 10 की घात अगर -18 लिखा जाता है तो इसे हम बोलते हैं एक्टोमीटर। ठीक है, याद रखना, 10 की घात -9 नैनोमीटर, 10 की घात -6 माइक्रोमीटर, 10 की घात -12 पिकोमीटर, 10 की घात -15 फैक्टोमीटर और 10 की घात -18 इसको बोलते हैं हम एक्टोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 244 की वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ वेग में परिवर्तन किसके साथ होगा, टाइम के साथ। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, ए, मतलब त्वरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा त्वरण का, ए बराबर से वी अपॉन टी, और वी क्या है हमारे पास, वेग है, और टी क्या है यहाँ पर, समय है। तो वी क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर से वेग अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण जीरो भी होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ठीक है। जो त्वरण होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। और त्वरण एक सदिश राशि है, ये हमको याद रखना है। और त्वरण की इकाई की अगर हम बात करें, त्वरण की इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की इकाई। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 245वां हो जाएगा कि ध्वनि निम्न में से क्या एक है, ठीक है। जो ध्वनि है निम्न में से क्या एक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्वारीय तरंगे, सेकंड ऑप्शन है यांत्रिक तरंगे, थर्ड ऑप्शन है सतही तरंगे, फोर्थ ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो जो ध्वनि होती है वो जब तक हम कोई यंत्र ना चलाएं या ना बजाएं तब तक ध्वनि नहीं निकलती। इसका मतलब ध्वनि तरंग कौन सी है, यांत्रिक तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगे होती है ध्वनि तरंगे, और जो ध्वनि को हम सुन सकते हैं वो कितने हर्ट्ज की होती है, तो 20 Hz, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है हम सुन सकते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि, और 0 हर्ट्ज से, ठीक है, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो आश्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ये हमको चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे निम्न में से क्या है, तो एक यांत्रिक तरंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 246वां। तो क्वेश्चन नंबर 246वां यहाँ पर हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार, ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पद में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि कार्य W बराबर से होता है क्या, F इंटू डी, ठीक है। कार्य बराबर से होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है। ये आपको याद है, ये होता है कार्य और F होता है बल और D होता है विस्थापन। तो कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन होता है। तो अगर एक वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु चल रही है तो इसमें विस्थापन हो पा रहा है क्या, नहीं, बार बार वह वस्तु वहीं पर आ जा रही है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जब तक विस्थापन ना हो तब तक कोई कार्य नहीं माना जाता है फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 की हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन सा गुण होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में धातु की चम्मच होगी, आपके घर में धातु की कढ़ाई हो सकती है, आपके घर में धातु का गंजी हो सकता है, ठीक है। तो धातु की अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती है, तो कौन से गुण के कारण। तो पहला ऑप्शन है आघात वर्धनी और तन्यता, सेकंड ऑप्शन है तन्यता और चालकता, थर्ड ऑप्शन है आघात वर्धनीता और सोनारोसिट और सिटी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चालकता और सोनारोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर की आघात वर्धनीता और तन्यता के कारण ही एक धातु को अलग अलग आकार दिया जा सकता है और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है, ठीक है। तन्यता का मतलब होता है कि खींचकर उसे लंबा किया जा सकते, और आघात वर्धनीता का मतलब होता है जब हम उसे हथौड़े से पीटे तो चपटा किया जा सके, जिस प्रकार से एक टीन होता है या चादर जिसे हम कहते हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 248वां कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, ठीक है। जो गोलाकार दर्पण होता है उसकी वक्रता का केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये गोलाकार दर्पण इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का हो गया, और इस केंद्र की ये एक गोलाकार दर्पण ये पूरा का पूरा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये वाला, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये इस केंद्र की बात कर रहा है, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिसमें प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। सेकंड ऑप्शन है यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसको गोलाकार दर्पण का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। देखो यह खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग है। तो देखो सबसे पहले ये गोला हो गया, ठीक है। अगर हम इसे काटे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये गोला का केंद्र हो गया, तो ये पहले गोले का केंद्र था, अब क्या बन गया, वक्रता केंद्र बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि उस गोले का केंद्र, मतलब ये गोले का पहले केंद्र था जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग है। तो ये गोलाकार दर्पण का क्या है, एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 249वां कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आइसोगैमेट, सेकंड ऑप्शन है युग्मनक, थर्ड ऑप्शन है नर युग्मनक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मादा युग्मनक, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नर युग्मनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जीवाणु ना तो युग्मनक का निर्माण करते, ये भी स्पेशल आपको याद रखना कि जो जीवाणु होते हैं ये ना तो युग्मनक का निर्माण करते हैं और ना ही निषेचन होता है इनमें, ठीक है। इनमें केवल अनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ये हमें याद रखना है। और अनुवांशिक पुनर्योजन है, ठीक है। तो 3 प्रकार का होता है अनुवांशिक पुनर्योजन, ये आपको याद रखना है। तो पहला होता है संयुग्मन। अनुवांशिक पुनर्योजन 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है संयुग्मन, सेकंड होता है जिन वाहन और फोर्थ ऑप्शन होता है रूपांतरण, ठीक है। और जीवाणु द्वारा जनन मुख्यतः किसमें होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। आपको याद रखना है कि जीवाणु द्वारा मुख्यतः जो प्रजनन होता है वह विखंडन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नर युग्मनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। अदर जो मैंने एडिशनल जानकारी बताई आप इसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप 2 बार कम से कम देखिए, ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 250वां है कि पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। जो पौधे में बौनापन है वो निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है, ये हार्मोन के नाम है ऑक्सिन हार्मोन। सेकंड ऑप्शन है साइटोकाइनिन हार्मोन, थर्ड जिब्रेलिन हार्मोन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन हार्मोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन। तो हम ये बोल सकते हैं कि पौधों में बौनापन जिब्रेलिन अम्ल या जिब्रेलिन हार्मोन के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और जिब्रेलिन हार्मोन की जो खोज की थी, ठीक है, जो जिब्रेलिन हार्मोन था इसकी खोज की थी एक जापान के वैज्ञानिक ने, ठीक है। और जापान के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कुरोसावा, ठीक है। कुरोसावा ने खोजी थी कौन सा क्या खोजा था, जिब्रेलिन हार्मोन। और अभी कब ये खोजा गया था, तो 1926 में। तो 1926 में कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन अम्ल या जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी, ठीक है। और ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, तो बौने पौधे को लंबा करता है, ठीक है। और ये बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो बीज लग चुके होते हैं उनकी प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। और इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल और फूलों का उत्पादन होता है, याद रखना है। और जो पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन होता है फलों को गिरने से ऑक्सिन हार्मोन फलों को गिरने से बचाता है। और ये लास्ट में जो एथिलीन लिखा है ये फलों को पकने में सहायता करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 251वां हो जाएगा कि निम्न में से कौन से एक तत्व का उपयोग सामान्य तथा सटीक पीएच मान को मापने के लिए संकेत के रूप में किया जाता है। तो हम ये यहाँ पूछा गया है कि जो पीएच मान हम मापते हैं, ठीक है, पानी का अलग होता है, नमक का अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग होता है पीएच मान। तो पीएच मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इओसिन, सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल इंडिकेटर, थर्ड ऑप्शन है लिटमस और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फेनोप्थेलिन, ठीक है। तो 251 का ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से सटीक पीएच मान का माप किया जाता है, ठीक है। और पीएच स्केल दिया किसने था, तो सोरेनसन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। और होता क्या है ये चीज़ आप याद रखना कि जो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ आप इसे इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। एक परिभाषा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक मान को उस विलयन का पीएच कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी आप इसे याद रखिएगा कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक मान को उस विलयन का पीएच कहा जाता है। फॉर्मूले के रूप में देखें तो जो पीएच बराबर से होता है माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग यहाँ पर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा H प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आप इसे याद रख सकते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 252वां हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप याद रखिएगा, Al2O3, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। पर हमसे यहाँ पूछा क्या गया है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड है उदासीन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उभयधर्मी, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, ठीक है, उभयधर्मी प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, तो याद रखना कि जो जिंक के ऑक्साइड है उनकी भी उभयधर्मी होती है, ठीक है, ZnO बनेगा। वहीं पर Pb मतलब लेड के ऑक्साइड बनेंगे तो उनकी भी उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। और जो एल्यूमिनियम होता है इनकी भी क्या होती है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनता है, ये याद रखना है।
एल्यूमिनियम का संकेत तो आपको पता ही है क्या होता है, Al होता है, और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 17। याद रखना कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार कितना होता है, 17 होता है। और चीज़ें याद रखना कि जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम है इनका जो द्रव्यणांक होता है वो 660 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का द्रव्यणांक कितना होता है, तो 660 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर क्वथनांक की बात करें एल्यूमिनियम की तो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक कितना होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है एल्यूमिनियम का, ये भी याद रखना है कि विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.7। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको हर एक क्वेश्चन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो यही डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 253 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप में होती है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Hg। परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 254, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल क्षारीय है, ठीक है। क्षारीय प्रकृति का है। तो अब भी हमने देखा कि एक पीएच स्केल था जिसको हम पीएच बराबर से हमने लिखा क्या था, माइनस लॉग लिखा था, यहाँ 10 और यहाँ पर क्या था H+, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो पीएच मान को बताता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि कौन सा क्षारीय प्रकृति का होगा, ये चीज़ आप समझना। क्षार अगर है तो उसका जो पीएच मान है वो 7 से क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 7 से क्या होगा, कम होगा, किसका मान, क्षार का पीएच मान, ठीक है। तो क्षार का पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। और 7 से अधिक होगा मतलब उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता क्या होगी, कम। समझना मैं जो वो चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो ये पीएच स्केल है, ये होता है 0, ये होता है 7, और इधर होता है 0, और इधर होता है 14। तो इधर H+ आयनों की सांद्रता में क्या होती है, इधर जाते हैं तो वृद्धि, पर इधर जाएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता में क्या होगी, कमी। पर हमसे क्षार पूछा है तो क्षार में H+ आयन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अगर देखोगे तो H+ आयन छोटा है किससे, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति आई से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि जो H+ आयन कम होते हैं किसमें, क्षार में। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, कम को, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर कम है, इसीलिए 4 होगा राइट आंसर, ठीक है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो भी आंसर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 255 हो जाएगा कि मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। जो मनुष्य है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जानवर, सेकंड ऑप्शन है पौधे, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सूर्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य जो मानव के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि यहाँ जब सूर्य चमकता है तो पृथ्वी पर जब इसका प्रकाश पहुँचता है तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इस ऊर्जा से यहाँ पर ऊर्जा बना लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और यहीं पर मनुष्य, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो शाकाहारी जीव जंतु, बकरी, घोड़े, मनुष्य इनको खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ऊर्जा चक्र चलते रहता है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है ऊर्जा का, तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है कि 256 फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ठीक है। जो फास्फोरस होता है जिसे हम पी से इंडिकेट करता है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका 15 होता है। ये भी याद रखना है कि फास्फोरस को किससे इंडिकेट करते हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एकल परमाणविक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा द्विपरमाणविक, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 परमाणविक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा त्रिक परमाणविक, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा। तो ये होता है क्या, चतुर्थ परमाणविक होता है कौन, फास्फोरस क्या होता है, चतुर्थ परमाणविक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फास्फोरस जो नाइट्रोजन का अनुरूप है, ठीक है, किसका है, अनुरूप है। और ये याद रखना है कि जो फास्फोरस है स्पेशली 2 प्रकार का आपको पढ़ने को ज़्यादा मिलेगा, एक पीला फास्फोरस होता है और एक सफ़ेद एक होता है लाल फास्फोरस। तो जो पीला फास्फोरस होता है इसे पानी में रखा जाता है, याद रखना कि जो पीला फास्फोरस होता है उसे किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है पीले फास्फोरस को, ठीक है, पीले फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है कि क्या होता है, जो पीला फास्फोरस है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप में क्या होता है, जलने लगता है, इसलिए पीले फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। वहीं पर लाल फास्फोरस की बात करें तो आपके घर में जो माचिस होगी उसकी जो तीली होती है उस पर लाल फास्फोरस लगा हुआ होता है, वो होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। और जो जानवर होता है उसमें, जानवर की हड्डियों में 58% होता है कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने ये चीज़ बताई दी कि जो फास्फोरस होता है उसका संकेत पी होता है, परमाणु क्रमांक होता है 15 और परमाणु भार होता है कितना, 31, ये आपको याद रखना है। और फास्फोरस क्या है, चतुर्थ परमाणविक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 257, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडा, ठीक है, अंडाशय से
कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ठीक है, जो अंडा है, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वास डेफरेंस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा डिंब वाहिनी, थर्ड ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा और फोर्थ ऑप्शन है गर्भाशय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर की जो डिंब वाहिनी है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी, ठीक है, डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अगली जो लाइन बोल रहा हूँ उसे आप याद रखिएगा कि जो अंडवाहिनी होती है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका, ठीक है, जो डिंब वाहिनी होती सॉरी अंडवाहिनी होती सॉरी जो अंडवाहिनी होती है उसे हम कहते हैं फैलोपियन नलिका। इसकी संख्या कितनी होती है फैलोपियन नलिका की? तो 2 होती है, ये आपको याद रखना है। और इसी फैलोपियन नलिका की जो लंबाई होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखना है। अगली लाइन आप याद रखिएगा कि इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय में, मतलब जो ये अंड नलिका है इसका एक सिरा गर्भाशय से संबंध होता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर उंगलियों के समान झालर बनाता है। ठीक है, और इसकी रचना फिम्बी करते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इस रचना को फिम्बरी कहते हैं। किसको? तो जब एक अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी से क्या होता है कि जब एक अंडाशय के कोख से डिंबवाहिनी के मध्य लाया जाता है तो इस रचना को बोलते हैं फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, फिम्बरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगली लाइन याद रखना है कि अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है, जो अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब यह फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड था राइट आंसर की अंडाशय से कोख तक किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनियों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे अनुसार, क्योंकि फिजिक्स मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है। 258 पृथ्वी की सतह, ठीक है, द्रव्यमान m और त्रिज्या r है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुरूपित होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जी का मान पूछा है तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, जी बराबर से क्या होता है कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो m अपॉन आर स्क्वायर कहाँ पर है? तो m अपॉन आर स्क्वायर पहला ऑप्शन में, तो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 259 कि निम्न में से कौन से पौधे ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? ठीक है, निम्न में से कौन से पौधे ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विभाज्य ऊतक, सेकंड ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड ऑप्शन है जाइलम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, तो 259 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर विभाज्य ऊतक। तो हम ये बोल सकते हैं कि विभाज्य ऊतक पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विभाज्य ऊतक गोल, अंडाकार और बहुभुज प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260वां कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इस में निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो एक स्प्रिंग है ये इस प्रकार की, इसे अगर हम दबा दें तो ये छोटी सी हो जाएगी इस प्रकार की, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260वां कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्या के पर आधारित है? तो देखो वर्गीकरण की बात हो रही तो कौन सा परमाणविक संख्या के आधार पर कौन ने वर्गीकृत किया गया है ये बताया है। आवर्त सारणी की बात हो रही है कि परमाणविक संख्या के आधार पर कौन ने वर्गीकृत किया गया है, और ये क्वेश्चन हम मैक्सिमम टाइम आते रहता है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको हमने क्या करा है परमाणविक संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और ये करी थी कब? 1913 में कौन ने? मोसले ने की थी, और ये कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। कौन? मोसले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 262वां हो जाएगा कि खालिस्तान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो याद रखना कि खालिस्तान में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्नायु, सेकंड ऑप्शन है सिराओं में, थर्ड ऑप्शन है उपास्थि में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हड्डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। जो सिरा होती है, सिरा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए चौंकाने वाला आंसर हो अगर आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है तो, बाकी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, उसके लिए हर चीज़ सरल है। ठीक है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ अभी याद करनी ही है। तो हम ये याद रखना कि सिराओं में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, अगली चीज़ ये याद रखिएगा कि शरीर में हृदय की ओर रक्त लाने वाली नलिकाओं को क्या बोलते हैं? तो सिरा कहते हैं। हृदय की ओर रक्त लाने वाली नलिकाओं को क्या बोलते हैं? सिरा। और सिरा में जो होता है CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। किसमें? सिराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं विशुद्ध रक्त। ठीक है, और अपवाद है, जो अपवाद है कि हमने ये बोल दिया कि सिराओं में विशुद्ध रक्त बहता है, परंतु यहीं पर अगर हम पल्मिनरी सिरा की बात करें, ठीक है, याद रखना नाम
पल्मिनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। वहीं पर अगर हम धमनी की बात करें, ठीक है, जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसमें हम बोलते हैं O2 युक्त रक्त बहता है धमनी में। परंतु एक अपवाद है कि जो पल्मिनरी धमनी होती है, ठीक है, नाम याद रखना, पल्मिनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, उसी प्रकार पल्मिनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी ये क्वेश्चन क्या था कि सफेद फाइबर किसमें, सिराओं में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 263वां कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको या तो आप 11वीं की पुस्तक पढ़ लो, या 10वीं की पढ़ लो, या 12वीं की पढ़ लो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ग्रेजुएशन जिनका मैथ्स से होगा या फिजिक्स से होगा उन लोगों से ही ये बनने वाला है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक गोलाकार दर्पण हो गया, ठीक है, और ये गोलाकार दर्पण में ये व्यास इस वाले, ये इसकी लंबाई है ना, ये जो मैंने ब्लू वाला करा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला है राइट आंसर, इसे छेद कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्या कहा जाता है, छेद कहा जाता है। और जब हम दर्पण बनाते हैं तो एक साइड क्या कर देते हैं, हम कलाई कर देते हैं इस प्रकार की, ठीक है, कलाई कर देते हैं। तो कलाई किससे की जाती है, आपको ये याद रखना है, पारे से और लेड ऑक्साइड से किया जाता है, ठीक है। पारे से मतलब Hg से, या फिर लेड ऑक्साइड मतलब PbO से किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 264वां कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें 3 कोष होते हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह 18वें वर्ग से संबंधित है। कौन से वर्ग से, 18वें वर्ग से। और आवर्त सारणी अगर आपने पढ़ी तो 18वें वर्ग में क्या होता है, हीलियम होता है, फिर नियान होता है, फिर आर्गन होता है, फिर क्रिप्टॉन होता है, फिर जीनॉन होता है। तो इसमें होता है 1 कक्षक, इसमें होता है 2 कक्षक, इसमें होता है 3 कक्षक। तो क्वेश्चन हमसे बोला गया 3 कोष है, मतलब 3 कक्षक है और बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, ये आर्गन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को बार बार देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, मतलब कुछ नहीं तो तत्वों के नाम तो पहले याद करो आप। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 265वां कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें कम काम नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब ये 4 गतिविधि दी गई है, इसमें से किसमें काम हुआ ही नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अश्वनी बस में चल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अश्वनी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। थर्ड ऑप्शन है अश्वनी दौड़ रहा है। फोर्थ ऑप्शन है अश्वनी चल रहा है। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर से होता है क्या है, तो कार्य बराबर से होता है बल गुणित विस्थापन होता है। तो विस्थापन इसमें किस में हो रहा है, अश्वनी चल रहा है तो विस्थापन हो रहा है, दौड़ रहा है तो भी विस्थापन हो रहा है, और बस में चढ़ रहा है तो भी विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन अश्वनी का कहाँ नहीं हो रहा है, जब प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तब नहीं हो रहा है, तब काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कार्य W बराबर से F इंटू डी होगा। डी होता है विस्थापन, विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। तो जहाँ पर इसमें गमन हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना कोई गमन नहीं है, मतलब डी का मान जब 0 होगा तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 266वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे कठिन क्वेश्चन क्लास 10th का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट के रूप में भी होता है। तो पहला ऑप्शन है इथिनोइक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है मिथेनॉल, थर्ड ऑप्शन है एस्टर, और फोर्थ ऑप्शन है इथेनॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, कि 266वें का हो जाएगा सी राइट आंसर, कि जो एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट के रूप में किया जाता है। और जो एस्टर एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, और इसकी अभिक्रियाशील समूह कौन सा है एस्टर का, तो COOR। ये आपको याद रखना है कि अगर एस्टर का अभिक्रियाशील समूह पूछ लिया जाता है तो COOR होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 267वां हो जाएगा कि खाने का नमक किससे बना होता है। तो खाने का नमक का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना, NaCl होता है। तो ये किससे बना होता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, सेकंड ऑप्शन है एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार, थर्ड ऑप्शन है एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार, और फोर्थ ऑप्शन है एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार। सारे में एक जैसी लिख डाले हैं कि चलो कोई बात नहीं, टाइपिस्ट की गलती है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर, कि एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार के मिलने से क्या बनता है, नमक मिलता है, मतलब NaCl हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 268वां हो जाएगा कि ईसा योग सेंटर, ठीक है, एक GK का क्वेश्चन डाल दिया अभी, क्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो पढ़ ही लो कि ईसा योग सेंटर स्थित आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव की 112 फीट अर्ध प्रतिमा का 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। यह किस नगर में मूर्ति है। तो आपने देखी होगी कि एक कैलाश खेर का नाम सुना होगा, ठीक है, आदि योगी नाम का उन्होंने गाना गाया है, ठीक है,
कैलाश खेर ने आदि योगी नाम का एक गाना गाया, तो आपने एक अर्ध मूर्ति देखी होगी शंकर भगवान की, तो वो कहाँ पर स्थापित की गई है उसकी बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर है, वो कोयम्बटूर में स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर आदि योगी करके सर्च करोगे ना अभी यूट्यूब पे, तो आपको एक गाना आएगा कैलाश खेर ने गाया है, उसी की बात हो रही है। वो मूर्ति कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 269वां। ठीक है, 269वां 269 की एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। ठीक है, फूलों का जो प्रजनन का भाग है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स, सेकंड ऑप्शन है कैलिक्स और कार्पल्स, थर्ड ऑप्शन है कैलिक्स और कोरोला, फोर्थ ऑप्शन है कोरोला और पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि जो फूल का प्रजनन भाग कौन सा है, तो पुंकेसर और कार्पल्स है। ठीक है, कुछ लाइन में जो बोल रहा हूँ आप उसे याद रखना कि जो पुमंग होता है, ठीक है, जिन लोगों ने अगर 6वीं क्लास और 7वीं क्लास की NCERT पढ़ी, तो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आपके माइंड में चलेगी, क्योंकि वहाँ पूरा हर चीज का डायग्राम दिया है कि जो पुमंग है यह पुष्प का तीसरा चक्रण होता है जो नर भागों का बना होता है। ठीक है, जो पुमंग होता है यह पुष्प का तीसरा चक्रण होता है और यह नर भागों का बना होता है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक नर अंग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। वास्तविकता में ये पुंकेसर ही पुष्प का नरभाग होते हैं। अगला याद रखना है आपको कि पुंकेसर एक द्विपालिक रचना है। जो पुंकेसर है वह एक द्विपालिक रचना है जो परागकोश कहलाते हैं। तो द्विपालिक रचना जो पुंकेसर के वो क्या कहलाते हैं, अगर पूछा जाए तो परागकोश कहलाते हैं। और पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी भाग जो होता है वो जयांग होता है। ठीक है, पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी भाग होता है जयांग होता है, और जयांग पुष्प का मादा भाग होता है, ये आपको याद रखना है। और यह कार्पल्स या अंडकों में से निर्मित होता है। जो मादा भाग होता है जयांग, ये किससे निर्मित होता है, तो कार्पल्स या अंडापो से निर्मित होता है। तो जो पुंकेसर हो जाएगा ये नर भाग हो गया और कार्पल्स हो गया मादा भाग। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 270वां, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये मेरे अनुसार। 270वां है कि मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी से के आधे के बराबर है। तो पृथ्वी का देखो द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान m और पृथ्वी का त्रिज्या r होती है। ठीक है, और आगे क्या बोला कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो पृथ्वी का त्वरण होता है g बराबर से क्या होता है, कैपिटल G m/r²। ये होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण r²। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो नया ग्रह है वो द्रव्यमान कितना है, आधा, तो m/2 है द्रव्यमान, त्रिज्या भी क्या है r/2 है। तो हम इसी फॉर्मूले में अगर मान रखें यहाँ पर, तो g की जगह तो g रहेगा, कैपिटल G की जगह कैपिटल G रहेगा, m की जगह क्या आ जाएगा m/2 आ जाएगा, r की जगह क्या हो जाएगा r/2 का वर्ग। तो यहाँ तो r का वर्ग हो जाएगा और बटे का 2 का वर्ग ऊपर चला जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना जाएगा 2। ठीक है, कितना बच गया 2 बच गया। तो 2 बच गया मतलब ये जी का कितने गुना आ गया, 2 गुना आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।